Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the platelets. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि हमें पता है कि प्लेटलेट्स किसका पार्ट है, दीज आर दी पार्ट ऑफ ब्लड। हमने देखा था कि ब्लड में हमारा एक था प्लाज्मा, इस तरीके से था। सबसे पहले हमारे पास ब्लड को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में। एक था प्लाज्मा जो कि था इसका फ्लूइड पार्ट, और इसके साथ थे हमारे कार्पस्कल्स यानी कि सेल। और उस कार्पस्कल में क्या क्या आ रहा था, एक तो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन दोनों को हमने कवर कर लिया है। जो तीसरा यहाँ पर हमारा कार्पस्कल या सेल थी वो थी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भी क्या होंगी, दीज आर द एलिमेंट ऑफ ब्लड। इसके साथ साथ इनकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो दे आर कलरलेस एज वेल एज नॉन न्यूक्लिएटेड। तो हमें क्या क्या पता चला कि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का पार्ट है, साथ ही साथ इनमें कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस रहेंगे, और इनके अंदर कोई न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होगा। इट मीन्स दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। आगे अगर हम बात करें तो ये यहाँ तक हो गया। अगर शेप की बात करें तो प्लेटलेट्स का शेप ना वेरीज कर सकता है। वो रॉड शेप की भी हो सकते हैं, दे कैन बी स्फेरिकल इन शेप, मतलब कॉमा शेप, सिगार शेप का प्लेटलेट्स का कोई वो नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कभी एक्टिव है कभी इनएक्टिव है, तो ये बहुत सारे शेप में मिल सकते हैं, स्फेरिकल, रॉड, ओवल, डिस्क, कॉमा, इन सारे शेप्स में। आगे अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन होगा बोन मैरो से, क्योंकि इससे पहले भी डिस्कस किया कि जितनी भी ब्लड सेल है ना, सीधे सीधे किससे बनना है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। बोन मैरो है, बोन मैरो में हमने देखा था कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ना, PHSC हमने बोला था, प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब इसी में हमने देखा था कि इससे एक यूनिट निकलती है जिसे बोला जाता है कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस में हमने इसे पूरा डिटेल में पढ़ा है कि इसकी पहले अनकमिटेड रहेगी, फिर कमिटेड रहेगी, फिर इसके अंदर भी कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट हमारी कौन सी ब्लास्टोसाइट थी, उसके अंदर ये तीन आती हैं। एक थी कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट एरिथ्रोसाइट, जो एरिथ्रोसाइट को ऑरिजिन देंगी, हमने पढ़ चुका है। एक थी कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट आपकी थी ग्रेन्युलोसाइट या फिर मोनोसाइट, जो कि ग्रेन्युलोसाइट मीन्स न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स, साथ ही साथ मोनोसाइट को ऑरिजिन दे रही थी। लास्ट जो यूनिट बचती है दैट इज़ कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट मेगाकैरोसाइट, जिससे किसका ऑरिजिन होता है, प्लेटलेट्स का। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो एरिथ्रोपोइसिस वाला वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली याद कर लो कि कहाँ से बनेगी, बोन मैरो से। लाइफ स्पैन की बात करें तो 8 से लेके 11 दिन, अभी वेरीज करता है, नॉर्मली आप 10 दिन याद रख सकते हो कि इसका लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें तो प्लेटलेट से डिस्ट्रॉय होते हैं आपके टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम में, या फिर आप बोल सकते हो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसे हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। और मेनली कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहता है स्प्लीन में। तो सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ दो नोट करने वाली क्या चीज़ें हैं, दो कंडीशन। पहली कंडीशन है स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनो से निकल गया स्प्लीन, और मेगैली अगर कहीं पर भी बढ़ आ जाए तो इसका मतलब होता है, आप बोल सकते हो इन्फ्लामेशन, साइज में इंक्रीज होना। तो स्प्लीनोमेगाली का क्या मतलब हुआ कि स्प्लीन एक्सटेंशन, स्प्लीन के साइज़ में इंक्रीज हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज हुआ है तो उसके अंदर का ये सिस्टम भी इंक्रीज हुआ होगा, और जितना ज़्यादा इस सिस्टम इंक्रीज होगा यही तो आपके प्लेटलेट्स को डिक्रीज़ कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा। तो क्योंकि इनका काउंट ज़्यादा है तो उतने ज़्यादा प्लेटलेट्स किल होंगे, और इसीलिए उनका नंबर हो जाएगा डिक्रीज़। सो प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज़। दूसरी कंडीशन है स्प्लीनोटॉमी। ठीक है, स्प्लीनेक्टॉमी क्या होती है, स्प्लीन आ गया और आपका टॉमी आ गया। तो स्प्लीन का मतलब स्पीच और टॉमी का मतलब होता है सर्जरी। तो किसी कंडीशन में हमने किसी पर्सन से अगर स्प्लीन को निकाला है, रिमूवल किया है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर तो अब ये वाला सिस्टम ही नहीं बचा जो पर्टिकुलरली स्प्लीन में था। अब उसके अंदर प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होंगे ही नहीं, बहुत कम अमाउंट में होंगे, और क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे तो हमारी बॉडी में उनका काउंट इंक्रीज होता जाएगा। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर, तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक सेल बना लें प्लेटलेट्स, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये हमने बना ली एक प्लेटलेट्स की सेल। शेप तो मैंने बता ही दिया कि किसी भी शेप में, ओवल, राउंड, स्फेरिकल,
अब मेनली क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, सबसे पहली चीज़ सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सेल हो तो उसकी क्या होगी, एक सेल मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़ न्यूक्लियस तो है ही नहीं, इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। दूसरी चीज़ साइटोप्लाज्म, पूरा जो फिल रहेगा वो क्या रहेगा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म। दो कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट या फिर आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो वो होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर एक साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल दिया जाता है। माइक्रो मतलब स्मॉल, बहुत छोटे छोटे, ट्यूबलाइट्स। तो ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, आपका जो शेप मेंटेन है ना, स्फेरिकल शेप, मेनली इस शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, आपका डिस्क शेप। तीनों को देखते हैं एक एक से। सबसे पहले हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तीनों चीज़ें रहनी है। तो इसमें भी वही लिपिड है, किसके फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में, मीन्स उसमें फॉस्फोट भी होगा और लिपिड भी होगा। हमने फॉस्फोलिपिड देखा था ना, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे, एक ये फॉस्फेट और एक रहेगा इसका लिपिड फॉर्म। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होंगे, जब आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ता है तो उसे बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब इसमें प्रोटीन भी है और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है। अगर ग्लाइकोलिपिड होता तो क्या मतलब, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, और कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन है। दूसरी चीज़ साइटोप्लाज्म में भाई क्या क्या प्रेजेंट होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनील्स, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया क्योंकि एनर्जी चाहिए, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और क्या हो जाएगा, आपका गोल्गी अपरेटस हो गया। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, इंपॉर्टेंट ये हैं, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल्यूलर ऑर्गेनील्स। लास्ट बचा माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स को मैंने बताया कि रिंग शेप के स्ट्रक्चर रहेंगे अराउंड द साइटोप्लाज्म, कहीं पर भी साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो प्लेटलेट्स का शेप है, कौन सा शेप, ये रहा हमारा डिस्क शेप, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनील्स तो मिल ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोनल सब्सटेंसेस भी मिलते हैं। प्रोटीन इसके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन, ये हम आगे देखेंगे मसल वाले चैप्टर में। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब है कि ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, प्लेटलेट्स के अंदर है तो प्लेटलेट्स का, क्योंकि इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाना, हम आगे देखेंगे। इसके अलावा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, अब जब ब्लड क्लॉटिंग हम आगे पढ़ेंगे ना डिटेल में, 13 फैक्टर होते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि हमारे प्लेटलेट सीक्रेट करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडेसिवनेस। अब एडेशन आपने एक वर्ड सुना होगा है ना, एडेशन। एडेशन का क्या मतलब होता है कि जुड़ना, एक टाइप से बोल सकते हो चिपकना, है ना। तो ऐसे आपने एडजेसेंट स्ट्रक्चर सुने होंगे जो चिपके हुए हैं, पास में हैं। सेम एज एडेसिवनेस एक कैसी एक प्रॉपर्टी होगी प्लेटलेट्स की, चिपकने की। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट्स ऑफ स्टिकिंग टू अ रफ सरफेस। एक रफ सरफेस में चिपकने की प्रॉपर्टी है। और एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी कब वर्क करती है, जब आपकी एक ब्लड वेसल है, ये रही हमारी एक ब्लड वेसल। अब जब भी ये ब्लड वेसल क्या होगी, रप्चर्ड होगी, टूटेगी, तो यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं कोलेजन फाइबर। मैंने कई बार बताया कि कोलेजन फाइबर होते ही हैं इन कनेक्टिव टिश्यूज़ में, ब्लड वेसल्स में। तो वो क्या होगा, यहाँ के एरिया हो जाएगा रफ, और यहीं पर आपके प्लेटलेट्स आकर अटैच्ड होने लगते हैं, इस तरीके से अंदर से यहीं पर आएंगे और अटैच्ड होने लगते हैं, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, और अब जो ब्लड है वो आपकी ब्लड वेसल से बाहर ना जाए। आपने देखा भी होगा कि आपको कट लगता है तो ब्लड जम ही जाता है, मेन फंक्शन है इनका। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का क्या मतलब होगा, एग्रीगेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। देखो इसी इंजरी को मैं बोलता हूँ कि ये थी हमारी ब्लड वेसल, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गई है, इस तरीके से यहाँ पर डैमेज इंजरी इसको हुई। यहीं से हमारे आ रहे थे प्लेटलेट्स बहुत सारे काउंट में, ये हमारे प्लेटलेट्स आ रहे हैं इस तरीके से, इस साइड से भी आ रहे हैं। अब क्या किया, स्टार्टिंग में प्लेटलेट्स यहीं पर किस प्रॉपर्टी के थ्रू, आपकी एडेसिवनेस, यहाँ पर अटैच्ड हो गए।
लेकिन जैसे एक पुल नहीं होता, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बारिश में बांधते रहते हैं तो कुछ ना कुछ रखते जाएंगे। डैम में रेत तो हमने रखी दी, लेकिन उसके बाजू से क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर, जब डैम बनाए जाते हैं तो जो उसकी बाउंड्री होती है ना, बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं, है ना। आप बरगी डैम जाओ, कोई भी डैम जाओ, ताकि सपोर्ट रहे। तो सेम एडिसिवनेस मतलब वहाँ अटैच्ड हो गए, लेकिन इस ब्लड के प्रेशर से यहाँ से बाहर जा सकते हैं, है ना, फिर ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए आपके और भी बहुत सारे प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और इस ग्रुपिंग को कहा जाता है एग्रीगेशन, मतलब बहुत सारे प्लेटलेट्स का इकट्ठा हो जाना। सो इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स। जो तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज़ आग्लूटिनेशन। क्या है? आग्लूटिनेशन। आग्लूटिनेशन क्या प्रॉपर्टी रहेगी? ये भी ग्रुपिंग ही है, जैसे ग्रुपिंग हो रही थी ना, लेकिन यहाँ ग्रुपिंग का ये नहीं था कि ये ग्रुपिंग ट्रायंगुलर शेप में होगी, मतलब इस तरीके से, यहाँ ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, या राउंड शेप में होगी, बस यहाँ इकट्ठे हो रहे थे। आपका जो आग्लूटिनेशन है इसका क्या मतलब होता है कि प्लेटलेट्स ग्रुप में तो रहेंगी, बट क्लम्पिंग मतलब प्लेटलेट्स इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे, ऐसे एक से दूसरा अटैच्ड है, दूसरे से तीसरा अटैच्ड है, इस तरीके का जो एक से दूसरा मतलब आपस में कनेक्ट रहेंगे, क्लम्पिंग टुगेदर। ये देखो, क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज आग्लूटिनेशन। और ये पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए होती है? बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए, पैथोजन को, कि कोई पैथोजन है तो इनने उसको इस तरीके से घेर लिया और बीच में उसे क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। आगे देखते हैं फंक्शन। तो जैसे पहला फंक्शन मैंने बता ही दिया, ब्लड क्लॉटिंग, सबसे मेन फंक्शन होता है इनका ब्लड क्लॉटिंग का। जैसे ही इंजरी होती है ना, ये पूरी यहीं से इंजरी होगी और इन्हीं प्लेटलेट से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसे हम ब्लड क्लॉटिंग में देखेंगे, यहीं से पूरी प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ए ना बने तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा जो फंक्शन रहेगा दैट इज़ क्लॉट रिट्रैक्शन। क्या हुआ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमें कोई भी कहीं अगर दब जाए, कुछ लग जाए, तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, और धीरे धीरे अगर आप ऐसे इस तरीके से दबाए रहो, फिर आप देखना कि धीरे धीरे जब वो क्लॉट जमेगा तो आपको वहाँ पेन भी नहीं होता, वो क्लॉट जमा रहता है ना। पहले तो रेड कलर का होगा, फिर थोड़ा और डार्क कलर करेगा, फिर ब्लैक कलर में हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप खुद ही क्या हो जाता है? फिर डिस्ट्रॉय टाइप से गायब हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी होती है रिट्रैक्शन। किसने? ब्लड क्लॉट भी करवाया, अब इसे पता चल गया कि भाई ये बॉल हमारी फिर से क्या हो गई है, जो टूटी थी वो फिर से बन गई है, तो अब इस क्लॉट को भी अलग करवा देता है वहाँ से। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्लॉट रिट्रैक्शन, मतलब क्लॉट को गायब करना, निकालना। तीसरा जो फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया कि भाई ब्लड वेसल डैमेज, एक कट लगा तो ब्लड तो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, कॉन्टीन्यूसली बहता जाएगा, लेकिन प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि उसे क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, और वो क्लॉटिंग कर रहे हैं तभी यहाँ से क्या हो रहा? ब्लड लॉस कम हो रहा, तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं। इसे हीमोस्टैसिस कहा जाता है, इसे भी आगे देखेंगे। इसके बाद रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लेटलेट से क्या चीज़ होता है? एक चीज़ सीक्रेट होती है, जैसे बोला जाता है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ऐसे ग्रोथ फैक्टर जो प्लेटलेट से निकले हैं, प्लेटलेट से ड्राइव है। और देखो नाम है ग्रोथ फैक्टर, जो कि ग्रोथ करवाएंगे, हेल्प करवाएंगे। तो ये किस में हेल्प करते हैं? ब्लड वेसल में अगर कोई इंजरी हो गई है तो उस चीज़ में हेल्प करते हैं, रिपेयर में। फिफ्थ फंक्शन है रोल इन डिफेंस, जो कि ये वाला फंक्शन था आपका, जो कि अभी मैंने बताया था, आग्लूटिनेशन। मीन्स प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लम्प बनाते हैं, बीच में किसी एक पैथोजन को ये पकड़ेंगे और उसे ट्रैप करके डिस्ट्रॉय करेंगे। ये रहे फंक्शन। अब क्लिनिकल की बात करें तो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स, पहली है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर से बट को तोड़ते हैं। थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स, थ्रोम्बो है ना, ये हो गया, दोनों को हमने तोड़ लिया। थ्रोम्बोसाइट मीन्स हो गया प्लेटलेट्स, और पीनिया का अगर कहीं पर भी बढ़ा है, पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या हुआ? थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स और पीनिया मीन्स डिक्रीज। प्लेटलेट्स के काउंट में डिक्रीज को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट किन कंडीशन में हो सकता है? पहली चीज़ कि कोई भी एक इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब आपकी बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस है जो किसे किल कर रहा? प्लेटलेट्स को, तो उसमें काउंट डिक्रीज हो सकता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि स्प्लीनोमेगाली,
अगर स्प्लीन का साइज़ बड़ा है, मैक्रोफेजेस जो अपना था ना मैक्रोफेजेस सिस्टम, टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम, उसका साइज़ इंक्रीज होगा और उतनी ही ज़्यादा प्लेटलेट्स किल होंगी, तब भी प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज। इन कंडीशन में थ्रम्बोसाइटोपेनिया। दूसरी कंडीशन है थ्रम्बोसाइटोसिस। थ्रम्बोसाइटोसिस देखो, थ्रम्बोसाइट मीन्स वही प्लेटलेट्स और टोसिस साइटोसिस है ना, सिस कहीं पर भी है एक प्रोसेस, इसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा ही बनती जाएंगी। मीन्स थ्रम्बोसाइटोसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लेटलेट्स कॉन्टीन्यूसली बन रही हैं, मीन्स इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। ये कब कब हो सकता है, एक तो जब आपकी PHSC ज़्यादा हो, बोन मैरो में कोई वो हो जाए कि एकदम आपकी PHSC जो सेल हैं ज़्यादा एक्टिवेट हो गई हैं, इंक्रीज काउंट बना रही हैं, एक तो वहीं से इंक्रीज हो सकता है। दूसरी चीज़ कि स्प्लीन की हमने देखी थी ना सर्जरी, रिमूवल ऑफ स्प्लीन हो जाए, स्प्लीनेक्टॉमी, उस कंडीशन में क्या होगा कि मैक्रोफेज सिस्टम रहा नहीं, कम हो गया, क्योंकि मैन स्प्लीन में ही होता है। अब आपकी प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय ही नहीं होंगी, बहुत ही कम अमाउंट में डिस्ट्रॉय होंगी, है ना, डिक्रीज़ हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय तो होगी बट बहुत डिक्रीज अमाउंट में, और उनका अमाउंट ब्लड में बढ़ता जाएगा, तब एक कंडीशन होगी थ्रम्बोसाइटोसिस। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।